तो दोस्तों स्वागत है आपका बिग ब्रेन्स में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो कि आप लोग पढ़ा होगा कि पहला न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था इनर्शिया के बारे में। मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। तो जो हम लोग का फर्स्ट लॉ था वो था इनर्शिया के बारे में। स्पेलिंग नहीं आता, संभाल लियो। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पे। इतना ही था फर्स्ट लॉ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है इसके बारे में। फिर जो सेकेंड लॉ था वो था कि जो एफ नेट है वो बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब एफ नेट का जो वेक्टर है वो मास वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बराबर है, जिसका हमने एक केस पढ़ा था अपने 9th क्लास में, जो कि था एफ बराबर एम ए, जिसमें मास को कांस्टेंट रख दिया गया, जिसमें मास नहीं बढ़ रहा था, सिर्फ एक्सेलरेशन बढ़ रहा था। ऐसे वेक्टर साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक उसका एक केस था, मतलब जिसमें मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऐसे में ये मास भी वेक्टर रहता है, यानी कि मास भी उसका चेंज होता है। मतलब वेक्टर तो नहीं, चेंज होता है उसका मास, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लॉ नंबर 3 पे, जो कि बहुत फेमस है, आप सब जानते हो। जो थर्ड लॉ है कि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस, यानी कि इस तरफ से जो फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स उस तरफ से भी आएगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। जैसे कि जो फोर्स इधर से लग रहा है, मतलब जितना फोर्स आप डाल रहे हो, इस मतलब मैं हैंड पे अपना तो एक हैंड से दूसरे हैंड पे एक फोर्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हैंड उस हैंड पे जितना फोर्स डाल रहा है, ये हैंड भी इस हैंड पे उतना ही फोर्स डाल रहा है। और इसमें कुछ बात हम लोग को ये याद रखनी है कि जो नेचर ऑफ द फोर्सेस है, यानी जैसे ये कॉन्टैक्ट नेचर का है, ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, तो जो नेचर ऑफ फोर्सेस है वो सेम होते हैं, यानी कि दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस ही होंगे जो एक दूसरे को एक्शन रिएक्शन पेयर में वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि जब अभी मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, तो इसी टाइम वो फोर्स यहाँ पे लगेगा, मतलब टाइम एकदम सेम होगा। तो ऐसा नहीं कि अभी यहाँ पे फोर्स लगाया और 10-15 मिनट बाद कोई और फोर्स लगा, तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि पहला सेम नेचर का होना चाहिए, दूसरा कि उसी टाइम पे लगना चाहिए, और तीसरा बात ये कि देखिए अगर मैं इसके आगे में फोर्स लगा रहा हूँ तो वो फोर्स पीछे में लगना चाहिए, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये 3 बातें बहुत ही आपको ध्यान में रखनी है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, इससे क्या समझ में आता है कि जो फोर्स होती है ना वो हमेशा पेयर में आती है। फोर्स कभी भी ना अकेले नहीं आती, फोर्स हमेशा पेयर में आती है, ठीक है। तो जो फोर्स आती है वो हमेशा पेयर में आती है। तो सभी एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाने के लिए, कोई भी फोर्स को एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाने के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखना है? पहला, सेम टाइम पे होनी चाहिए, दूसरा डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तीसरा सेम नेचर के होने चाहिए, ठीक है। नाउ यू कैन नोट दिस पॉइंट्स, दिस आर द न्यूटन्स 3 लॉस। उसके बाद अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मत भूलना, सेम मैग्नीट्यूड लिखना भूल गया मैं। सेम मैग्नीट्यूड मतलब जितना आप लगाओगे उतना ही तो लगेगा ना, मतलब सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये भूलना मत, मतलब आप 10 लगाओगे तो 10 से भी 10 ही लगेगा ना, अब बढ़ तो नहीं जाएगा ना फोर्स, तो वो बात ध्यान में रखनी है। ये 4 चीज़ें हैं। दिस इज देन, होप आपने इसे नोट कर दिया होगा। तो मूविंग आउट टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब हम लोग करेंगे कि फोर्सेस किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जिसको आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मान लीजिए हमारा अर्थ है, वाह व्हाट अ परफेक्ट सर्कल। तो क्या है, हमारा अर्थ है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलो मैं एक कोशिश करता हूँ एक एप्पल बनाने की, ठीक है। ये एप्पल रखा हुआ है ना, तो जो एप्पल और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है ना, अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। यानी कि अर्थ पर कोई भी चीज़ रखी हुई है, कहीं भी रखी हुई है, कहीं पे भी रखी हुई है, तो एक अट्रैक्शन फोर्स उस पर काम कर रहा था। चाहे यहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है तो भी ये सेंटर की तरफ, अर्थ के ये मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, तो ये सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, ठीक है। जो जितनी फोर्सेस लगती है वो सेंटर की तरफ रहती है, अर्थ के सेंटर की तरफ, और इसकी वैल्यू होती है जी, जिसको हम लोग यूजुअली 10 लेके चलते हैं, नहीं तो हम लोग इसको 9.8 भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली फोर्स थी, फोर्स नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके डन।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फोर्स पे करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो, वैसे इसमें नोट करने लायक कुछ है नहीं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। इसको इस तरफ से उठाना था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फोर्स, जो हमारी नेक्स्ट फोर्स है वो है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स एक तरह की कांटेक्ट फोर्स है और वो पुशिंग इन नेचर है। नॉर्मल फोर्स में खींचती नहीं है, वो सिर्फ पुल करती है। क्या करती है? सिर्फ पुल करती है। तो नॉर्मल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। सेकंड फोर्स हमारा है नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। इसको हम लोग एन से दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी चीज कांटेक्ट में, कोई भी दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ना कांटेक्ट में, जैसे मान लीजिए ये हमारा लैंड, ठीक है, और ये हम लोग फिर से यहाँ पे एक एप्पल बना देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कांटेक्ट में है, तो एप्पल नीचे क्या लगा रहा होगा? mg। तो अर्थ भी ना उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रही होगी, तभी तो वो रेस्ट में है ना। ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी नॉर्मल लग रहा होगा, ये कांटेक्ट में, ये इसके ऊपर ऐसे नॉर्मल लगा रही होगी, ठीक है। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गई। कैसे? सबसे पहली बात देखो, दोनों कांटेक्ट में है, जब इस पे mg फोर्स लग रहा है तब तक नॉर्मल लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। मान लो कि ये है 10 ग्राम का, यह है 10 ग्राम का। ये इजी करते हैं, इसको 1 kg का बना देते हैं। मान लो कि बहुत बड़ा एप्पल है, ठीक है। 1 kg का है तो नीचे इसका 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, अगर g को हम लोग 10 मान लेते हैं तो, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है ना, ये भी 10 न्यूटन का लग रहा होगा, लेकिन नेगेटिव, मतलब ऊपर से लग रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आए? तो ये था नॉर्मल फोर्स। इसके आगे अब हम करेंगे दूसरा फोर्स। ये आपका सेकेंड फोर्स खत्म हो चुका है। यहाँ पे इसको नोट कर लेना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, अब ड्रॉप कर लेता हूँ। अब मूविंग टू द थर्ड फोर्स। जो थर्ड फोर्स है उसका नाम है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स बेसिकली स्प्रिंग्स, रोप्स के द्वारा लगती है, चेन, ये सब भी मान सकते हो आप। इसका जो नेचर होता है ना, वो मतलब ये सिर्फ ना खींचती है, मतलब पुलिंग इन नेचर या पुलिंग इन नेचर। रस्सी कभी आपको भी सोचो जरा कि आप एक रस्सी पकड़े हो गए हो, ठीक है, तो कोई आप खींच सकता है अपनी तरफ, लेकिन क्या वो रस्सी से आपको पीछे ढकेल सकता है ना? नहीं ढकेल सकता। क्यों? क्योंकि रस्सी ढीली हो जाएगी, है ना। रस्सी ढीली हो जाएगी, यानी ढीली रस्सी में टेंशन नहीं होती, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि ढीली रस्सी में टेंशन नहीं होती। ढीली को हम लोग स्लैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैक रोप में टेंशन नहीं होती, ठीक है। और यही है हमारा थर्ड फोर्स, टेंशन। क्या है? टेंशन। ये बेसिकली रोप से लगी हुई टेंशन होती है, नहीं तो स्ट्रिंग से लगती है। बेसिकली मान लो कोई भी चीज जिससे से लटकी हुई है उसमें टेंशन फोर्स होता है, और ये हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। जैसे मान लो कि हम लोग फिर से एक एप्पल ले लिया, एप्पल मेरा फेवरेट है इसलिए मैं इसको बार बार लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग ना रस्सी से लटका दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रही होगी? नीचे mg से जा रही होगी, लेकिन ये रुकी हुई है ना, रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि उसको ऊपर से फोर्स लगाया जा रहा है। अब ये फोर्स कौन सा है? क्योंकि रस्सी है। क्या है? वो रस्सी है, इसीलिए वो ऊपर खींच रही है। उसको ऊपर खींच रही है ना भाई। नीचे दबा देती तो मान लो और नीचे चल जाती, नहीं गई ना। इसका मतलब ऊपर खींच रही है, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी जाती है। ये बात को याद रखो, अवे फ्रॉम द बॉडी जाती है, ठीक है। तो ये है टेंशन फोर्स। क्या है? टेंशन फोर्स। तो ये थी बातें, और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस इज पुलिंग इन नेचर। क्या है? पुलिंग नेचर का है, यानी बस खींचता है, ये आपको पुश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्लैक रोप में टेंशन नहीं होता, ठीक है। ये थी आपकी थर्ड फोर्स। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग फोर्थ फोर्स पे। अब नोट कर लो। ओके, डन। मूविंग ऑन टू द फोर्थ फोर्स। अब फोर्थ फोर्स है आपका, मूविंग टू द फोर्थ फोर्स। जो फोर्थ फोर्स है वो है स्प्रिंग फोर्स। इस स्प्रिंग के बारे में आपने सुना होगा, SPRING, स्प्रिंग फोर्स। इसके बारे में हम लोग थोड़ा छोटे टर्म्स पढ़ेंगे। ये नया फोर्स आपको इंट्रोड्यूस हुआ है 11th क्लास में, जो कि है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, और यहाँ जो स्प्रिंग केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग मतलब क्या? मैं बताता हूँ कि स्प्रिंग की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। ओके, ये है स्प्रिंग। तो आपको ये मानना है कि ये ना मासलेस है, यानी इसमें नेग्लिजिबल मास है। मान लो 0.000000001 ग्राम का है, ठीक है, यानी कुछ वेट ही नहीं है इसके पास, ठीक है। और इसके बीच में जो गैप्स है ना, ये वाले दूरियां जो है ना,
ये वाली दूरियां जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच, क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पिचेस हैं वो इक्वल लेंथ के, PITCH, पिच जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर आप उसको एक्सटेंड भी कर रहे हो यानी खींच भी रहे हो ना, तो इसके जो पिचेस है ना बराबर खींचेंगे, कोई ना ज़्यादा खींचेगा कोई ना कम खींचेगा। वैसे तो रियल लाइफ में कम ज़्यादा खींचते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग आइडियल स्प्रिंग मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? आइडियल स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग। यानी कि इसमें हमको ध्यान रखना है कि ये पहली बात तो मासलेस है, दूसरी बात ये कि जब भी खींचेगी तो यूनिफॉर्म पिच से खींचेगी, दबेगी तो यूनिफॉर्म पिच से दबेगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसको थोड़ी छोटी कर लेते हैं। और इसकी मतलब क्या बताऊँ कि इसकी जो नॉर्मल लेंथ होती है ना, वो मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ये है इसकी नॉर्मल लेंथ, नॉर्मल लेंथ, ठीक है। अगर आप इसको खींचोगे, मान लो ये स्प्रिंग है, ये सेम स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हम लोग खींच रहे हैं और खींच खींच कर हम लोग यहाँ पे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि x खींच गई, क्या गई? x खींच गई, तो अब ये मतलब अंदर की तरफ अपना वापस नेचर पाना चाहेगी ना, मतलब वो जैसी थी वैसे रहना पसंद करता है, इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो जैसा है वैसा रहना पसंद करता है, ठीक है। तो ये अपने वापस से नॉर्मल स्टेट में आना कोशिश करेगी, तो क्या वो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो इसको अंदर की तरफ खींचेगी। ये बिल्कुल टेंशन के जैसा है, ठीक है, ये भी अवे फ्रॉम द बॉडी स्पेशली लगता है, मतलब जिस तरफ फोर्स लगा रहे हो उसको खींच रहे हो ना, उसको उल्टा तरफ ये अपने आप को खींचती है। क्यों? क्योंकि ना ये अपने आप को वापस वही नॉर्मल पे ले आना चाहती है, नहीं ना कि ज़्यादा अपने आप को खींची हुई चाहती है, ना अपना आप को दबी हुई चाहती है, ये चाहती है कि मैं जैसे थी वैसे ही रहूँ, ठीक है। तो आप इसको खींच रहे हो, ठीक है, मान इस तरफ आपने फोर्स F लगा दिया, समझ में आया। तो ये जो x खींची है ना, इसका जो फोर्स जो होगा ना वो x और k के बराबर होगा। अब पूछोगे k क्या है, तो k है स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और x है कि लेंथ कितनी खींची है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। और अगर आप इसको दबा भी देते हो, मान लो ये ऐसी थी और इसको ऐसे आप करके मतलब अंदर की तरफ आपने फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे F लगा दिया और यहाँ एक से दब गई, क्या हुई? एक से दब गई, तो इस टाइम भी इसका फोर्स KX ही लग रहा होगा, हालांकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप चेंज नहीं भी करोगे डायरेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं, उतना अंडरस्टूड रहता है कि मतलब फोर्स अंदर दबी है तो फोर्स तो बाहर ही लगा रही होगी ना, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, समझ में आ रहा है ना। तो नेगेटिव साइन नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ओके, तो ये था स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट, अब ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे एक और फोर्स बचा है जिसका नाम है सुडो फोर्स, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं वो बताऊंगा, वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतने फोर्सेस हैं। कितने फोर्सेस पढ़े हम लोगों ने? पहला पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको नोट करना, नोट करिए। फिर दूसरा पहला हम लोगों ने टेंशन, नॉर्मल और स्प्रिंग, 4 फोर्सेस पढ़े। 5वां फोर्स भी है जिसको हम लोग सुडो फोर्स बोलते हैं, मैं बताऊंगा ये क्या है, कहाँ से आया। उसके बाद हम लोग ये पता, ये अब नोट, इसके आगे बढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, डन, मूविंग ऑन। ओके, तो अभी ना हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ मतलब प्रॉब्लम्स बनाते हैं, तब तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो अब एक प्रॉब्लम्स आते हैं पुली पे, ब्लॉक्स पे, तो अभी हम लोग बनाएंगे वही इक्विलिब्रियम पे पुली और ब्लॉक्स के प्रॉब्लम। तो मैं पहले बता देता हूँ कि पुली के प्रॉब्लम्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक पुली है, ठीक है, और इसमें भी हम एक और बात बताना चाहूँगा कि आइडियल पुली होती है। क्या होती है? आइडियल पुली। आइडियल जैसे ही सब यूज़ हो रहा है ना, इसका मतलब समझ जाओ ना, आइडियल पुली कि मासलेस है। क्या है? मासलेस है, मासलेस है, ओके। और बस इतना याद रखना है कि मासलेस है, और कुछ नहीं। समझ में आ गया कि पुली का अपना कोई वजन नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब मान लो ये पुली है, ये रस्सी से टंगी हुई है, और इस तरफ एक रस्सी टंगी हुई है, इस तरफ एक रस्सी टंगी हुई है, और यहाँ पर मैंने ब्लॉक्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो अब ब्लॉक्स इधर MG लगा रहे होंगे अपना अपना, ठीक है। तो इसका मतलब इधर टेंशन लग रहा होगा, इधर टेंशन T लग रहा है मान लो, तो इधर भी ना टेंशन T ही लग रहा होगा। ऐसा क्या होता है ना, अगर रस्सी एक ही है, अगर रस्सी एक ही है तो टेंशन भी एक ही होगा, समझ में आ रहा है। मतलब अगर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रस्सी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाली टेंशन और ये वाली टेंशन बिल्कुल बराबर होगी, समझ में आ रही, मतलब बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। ये मासलेस रस्सी के लिए। अगर रस्सी में मास होता ना,
मान लो अगर रस्सी में मास होता तो टेंशन अलग अलग हो जाती, लेकिन हमको मास वाली रस्सी मतलब पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो अगर पढ़नी भी है तो मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा मास वाली रस्सी का, ठीक है। तो मैं अब आगे क्वेश्चन करा दूंगा एक मास वाली रस्सी का, वो आपको एकदम मतलब ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर अभी इतना ध्यान रखो कि इधर जो टेंशन होगी इधर भी टेंशन बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब जो ऊपर वाली टेंशन होगी ना वो टूटी होगी, क्यों? देखो मान लो इसको नीचे टी से खींचा जा रहा है, ठीक है, इसको नीचे टी से खींचा जा रहा है, यानी यहाँ दो टी से नीचे खींचा जा रहा है, तो ऊपर का टेंशन क्या हो जाएगा? टू टी हो जाएगा, सिंपल है ना। मतलब इधर टू से खींचा जा रहा है, इधर टू से खींचा जा रहा है, तो ऊपर भी टू से खींचा जा रहा होगा, मतलब इसका सम ऊपर है, ठीक। वैसे अगर मान लो हम इसको रोटेट कर देते हैं 360 डिग्री, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, तो इधर मान लो टी टेंशन लग रहा है ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए, और इधर टी टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए ना यहाँ पे टू टी टेंशन लग रहा होगा, इधर भी टू टी लगेगा, इधर भी टू टी लगेगा, क्यों भाई? मत देखो इधर भी टी लग रहा है ना भाई, इधर भी टी लग रहा है, तो नीचे टू टी लग रहा होगा ना उसको बैलेंस करने के लिए, समझ में आया? तो ऐसा हो या वैसा हो, ये फिगर बिल्कुल याद कर लो कि टी 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 टू टी, टी 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 टू टी, ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। बढ़िया, ये था हम लोग का पुली का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी पुली का सवाल देखा, अब हम लोग वो ब्लॉक का सवाल देखेंगे। इस ब्लॉक वाले सवाल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है वैसे। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, अभी एक ब्लॉक लेते हैं, बाद में दो तीन ब्लॉक भी लेंगे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए मास m का है, हमने इस पर लगाया फोर्स F, ये इधर एक्सेलरेशन a से जा रही है, ठीक है, ये किधर जा रही है? इधर एक्सेलरेशन a से जा रही है, ठीक है। तो जो F होता है वो बराबर होता है ma के, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब दूसरा, मान लीजिए इधर भी हमने एक फोर्स लगा दिया जो कि हो गया F0, ठीक। तो इस बार क्या ध्यान में रखना है कि आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या पता चलेगा हम लोग को कि कौन सा फोर्स बड़ा है और कौन सा फोर्स छोटा है, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन उस तरफ है, यानी ब्लॉक अल्टीमेटली किधर जा रहा है? बॉल अल्टीमेटली आगे जा रहा है, यानी आगे लगने वाली जो फोर्स होगी ना वो बड़ी होगी। तो एक बात हमेशा याद रखो कि जो बड़ी फोर्स होती है उसी से ना छोटी को माइनस करोगे यार, बड़ी चीज से छोटी चीज को माइनस करोगे। आपके पास 10 रुपए है, उसमें से आप 11 रुपए माइनस नहीं कर सकते ना, तो वही बात है, आपके पास 10 रुपए 11 रुपए खर्चे नहीं कर सकते, तो वैसे ही इधर फोर्स लगी हुई है, बड़ी फोर्स से ही छोटी फोर्स को माइनस करोगे, यानी F माइनस F0 होगा। इसके लिए ताकि क्वेश्चन में गड़बड़ी ना हो, हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो, ठीक है। अगर मान लो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं भी देखते हो और तुम F0 माइनस F कर देते हो, लास्ट में आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो डायरेक्शन ली है ना वो गलत ली है, ठीक है। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने डायरेक्शन गलत ली है। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि लास्ट में आपका आंसर या पॉजिटिव आना था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आना था तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसमें आप फंसोगे नहीं, फिर भी आपको जो चाहिए वही ना लाओगे यार। तो इसमें ध्यान रखना कि आपका साइन कन्वेंशन गलत ना हो, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा ma के, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी। अगर मान लो कि एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का था, इधर लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, इधर लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स, और एक्सेलरेशन सॉरी इधर 50 का लगा देता हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया इधर, ये 2 kg का ब्लॉक था, ठीक है। तो अब इसका हम क्वेश्चन हो गया सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इधर 50 न्यूटन का बड़ा है, 50 माइनस 10 बराबर F बराबर m, मास क्या है 2। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है a, ठीक है, a निकालना है। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस ये 40 हो जाएगा, 40/2 हो जाएगा, a हम लोग निकाल के क्या लिया 20 लिया है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चंस थे। ऐसे ये तीनों में कोई एक वेरिएबल आपको नहीं देगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा था मास वाला। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम लोग वो लगा दिए, क्या बोलते हैं उसको, एक वेज क्या होता है अभी बताता हूँ। तो नोट कर लिया तो ठीक, नेक्स्ट पॉज करके कर लियो, आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, शॉर्ट बनाना है ताकि सब देखें। ओके, तो एक वेज क्या होता है? वेज इस तरीके की एक ट्रायंगुलर डब्बा होता है, ठीक है, ऐसा, जो कि ऐसे थीटा से कट होता है, समझ में आ रही है ना। अब हम यहाँ पे मान लो डब्बा रखती है, इन पे कुछ बातें आपको याद रखनी है कि ये थीटा है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है ना, जैसे इसको ऐसे मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, ऐसे इस पे ऐसे नॉर्मल रे बनाता हूँ, ठीक है।
तो जो वेज होगी ना इस पे ऐसे करके नॉर्मल लगा रही हो, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ का ना एंगल निकालेंगे, इस तरफ का एंगल। तो कैसे निकलेगा इस तरफ का एंगल, इसको ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक। ये क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा हो जाएगी। इस तरफ जो निकलेगी ये क्या हो जाएगी थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो मान अब एम जी हम लोग की इधर लग रही है, किधर लग रही है, इधर लग रही है, ठीक। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो इधर जो लगेगी ना वो हो जाएगी, अरे यार इधर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको उस तरफ बना के दिखा देता हूँ आपको समझ में नहीं आऊँगा उतना, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। एक मिनट, ये ऐसे बनाया, ठीक है। ये थीटा है, ये ब्लॉक ऑफ मास है, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल लाइन बना रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, अब इसको मैं इधर से बनाता हूँ, ये है हमारी नॉर्मल लाइन, ठीक है। और ये एम जी फोर्स नीचे लग रही है, यहाँ से एम जी फोर्स नीचे लगेगी ना वो, ठीक। और ये मान लो ब्लॉक वाली लाइन है, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। और मान लो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये पैरेलल, तो ये पैरेलल, ये वाली एंगल बराबर हो जाएगी ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो ये थीटा हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 90 माइनस थीटा हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी थीटा, वो हो जाएगी 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये भी थीटा हो जाएगी, समझ में आ गई ना बात। तो अब हम लोग यहाँ एम जी नीचे लगा रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर नीचे, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगी एम जी कॉस थीटा। कंपोनेंट लेना आपको मैंने सिखाया था, ये वाली हो जाएगी एम जी कॉस थीटा। और उधर कहाँ चली जाएगी, ये वाली जो इधर फोर्स लगेगा फोर का जो कंपोनेंट वो होगा एम जी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो ये आपको बराबर याद रखना है कि जो हमेशा इस तरफ फोर्स लगेगा ना वो होगी एम जी साइन थीटा, क्या होगी एम जी साइन थीटा, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, सॉरी एम जी साइन थीटा, हमेशा याद रखना इसको, मतलब गांठ बांध लो यार, मतलब कि ना हमेशा इस तरफ जो फोर्स लगेगा ना वो एम जी साइन थीटा होगा, और अंदर की तरफ जो परपेंडिकुलर लगेगा ना वो एम जी कॉस थीटा होगा, क्या होगा एम जी कॉस थीटा होगा। इसको आपको बिल्कुल एकदम याद करके रखना है, ठीक है। इसका मतलब इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, जो इसको एक्सेलरेशन दे रही है वो क्या है एम जी साइन थीटा है। बस इतना ही था मेरे भाई, बस इतना ही था। नॉर्मल ऊपर लग रही होगी, ये बात याद रखना कि नॉर्मल क्या लग रही होगी इधर परपेंडिकुलर ऊपर लग रही होगी, ठीक है। बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन करते हो, मान लो कि एक क्वेश्चन है, एक वेज से दिया हुआ, ये मास है 2 kg का ले लो, ये 30 डिग्री के एंगल से घुमा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है इसका एक्सेलरेशन, ओके। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एम जी निकाल लेंगे। एम जी इस तरफ क्या लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, क्या लग रहा होगा एम जी साइन थीटा। इस तरफ क्या लगा होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल लग रहा होगा, जिससे हम लोग कोई ना ले जाना था नहीं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बस ये एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। एक बराबर क्या होता है एम होता है, एक बराबर क्या हो जाएगा एक बाय एम हो जाएगा। एम जी साइन थीटा, जी 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो 20 हो जाएगा। और साइन थीटा क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है 1/2 होता है, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। एफ बराबर 10 हो गया, मास बराबर 2 हो गया, एक्सेलरेशन बराबर 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया, गुड गुड गोइंग, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक और तरह के सवाल होते हैं। मान लो कि इसी में बता देता हूँ, इसको नोट कर लो जल्दी से। बाबू बोलता हूँ यार सब दोस्त ही लोग हैं, नोट कर लो बुरा नहीं मानना है, ओके। चलो तो अच्छा से नोट कर लिया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी पे मैं एक और अलग अलग बदल के दिखाता हूँ कि इसको हटा देगा यार, इसको हटा देगा। मान लो ऐसा है, ठीक है, और मैंने इसको रिस्ट पे ला देता हूँ ऐसे करके, यहाँ पे ना एक रोप से ना इसको बांध देता हूँ, ठीक है। अगर रोप नहीं होती, मान लो रोप नहीं होती और यही एक मास होता और मैं इसको स्प्रिंग से मान लेता, दोनों सेम केस ना, बिल्कुल सेम है, क्या है सेम है। एक एक करके सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसको सेम, इसको तुम 2 kg का मान लो, m बराबर 2 मान लो, ठीक है। तो हम लोग इसका एक्सेलरेशन क्या था 5 आया। इस तरफ क्या फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इसका मतलब उस तरफ जो टेंशन लग रहा होगा वो टेंशन किसका लग रहा होगा 10 का होगा। तो ये टेंशन निकालने पूछेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 हो गई ना भाई, वो क्या हो गई 0 हो गई, क्यों क्योंकि रेस्ट पे है। तो जब बॉडी रेस्ट पे रहती है ना तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इक्विलिब्रियम बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। भाई मेरे को स्पेलिंग नहीं आता, सम्मान लियो, ठीक है। तो ये था, बस इतना ही था। अब आपको स्प्रिंग वाला केस में क्या था कि उस तरफ जो फोर्स लग रही है वो
जो स्प्रिंग फोर्स है एफ स्प्रिंग जो है वो 10 के बराबर है। अब इसमें केस डिफरेंट है इसलिए क्योंकि इसमें आपको क्या पूछ सकता है मालूम कि जो वो जो स्प्रिंग की नॉर्मल जो लेंथ थी ना वो क्या है, या फिर जो उसको स्प्रिंग कांस्टेंट है ना वो क्या है। अब मैं आपको वो निकालने से सकता हूँ कि स्प्रिंग की जो नॉर्मल लेंथ है वो कैसे निकालेंगे और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि एक बराबर स्पीड 10 है यानी कि के एक्स बराबर 10 है। ठीक है, के एक्स बराबर क्या है 10, तो यानी जो x है वो बराबर 10 बाई के को सपोज करते हैं। मतलब मान लो के तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, भाई ऐसे दो वेरिएबल कैसे सॉल्व करोगे बिना दो इक्वेशन के। ठीक है, तो के तो तुमको दिया रहेगा, मान लो 2 है, के ज़्यादा होगी लेकिन ठीक है मान लो 2 है। ठीक है, तो के की जगह हम क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं, 10/2 ऐसे कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। समझ में आई। तो ये है, अरे सॉरी यार, तो ये है कि जो तुम्हारी एक्स लेंथ खींची है ना वो 5 सेंटीमीटर खींची है। ठीक है, हम लोग की 5 सेंटीमीटर खींची। अभी यूनिट्स हम लोग नहीं खेल रहे हैं क्योंकि देखो मैंने कहीं भी यूनिट्स नहीं दिया हुआ है, तो इसे मीटर बोल सकते हैं क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स मीटर होती है ना इसके ऐसा यूनिट। तो मान लो 5 मीटर खींची हुई। ठीक है, अभी यूनिट में उतना टेंशन लेना नहीं, वैसे यूनिट में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, बस यही था। अगर मान लो तुमको यही निकालना होता तो तुमको के दे देता, मतलब एक्स दे देता, कितनी लेंथ खींची है, मान लो 5 मीटर दे देता, तो तुमको के की वैल्यू निकालनी होती। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाता, ऐसे इसको 5 उधर ले जाते तो ऐसे कट जाता नहीं, तो के की वैल्यू 2 आ जाती। तो ऐसे ही निकालना है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। दोनों एक बार में अननोन देगा तो देखो 2 अननोन वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन बनेगी ना भाई, यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन बनी। अगर वैसा होगा तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि आपको 2 इक्वेशन कैसे मिली है, तो आपको बन जाएगी, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम थोड़ा पुले से भी मिक्स करके क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा। वेज कंस्ट्रेंट ये सब स्लो कंस्ट्रेंट जो बचे हुए वो सब। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको न्यूटन सेकंड लॉ रिवाइज करना चाहता हूँ कि जो एफ नेट होता है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है एफ नेट यानी कि सारा फोर्सेस का सम, क्या सारा फोर्सेस का सम। इसको आप ऐसे याद कर लो कि सिग्मा एफ। ठीक है, क्या याद करना है आपको, सिग्मा एफ याद करना है। मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे इसको डिनोट कर दिया जाता है। एफ सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाएगा, पहले m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डॉट 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 mn an, तो जितने भी सम होंगे उसको f नेट बोला जाता है। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तो अब हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक से दो ज़्यादा ब्लॉक दे दिया, मतलब 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक दे दिया, सबको रोप से जोड़ दिया, नहीं तो सबको स्प्रिंग से जोड़ दिया। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन से समझा देता हूँ यार। मान लो कि एक ऐसे करके एक ज़मीन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा, इसको दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़ा, इसको तीसरे ब्लॉक के साथ जोड़ा, फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन का। यह 2 kg का, यह 3 kg का, यह 4 kg का। ठीक है, और ये देखो एक बात याद रखना कि सब सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। ठीक है, अब बोलो सेम एक्सेलरेशन से क्यों जाएंगे। मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये ज़्यादा तेज़ी से चल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा कि रस्सी जो है ना वो ढीली पड़ जाएगी, और रस्सी ढीली यानी कि टेंशन फोर्स 0। अब फोर्स ही नहीं है, अब फोर्स ही नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे नहीं बढ़ सकती ना आगे। जब किसी पे फोर्स लगाएंगे तब तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि एक्सेलरेशन सेम रहेगा। मान लो एक्सेलरेशन कम हो गया, क्या हो गया, एक्सेलरेशन कम हो गया। एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, रस्सी बहुत ज़्यादा ही खींच जाएगी और टूट जाएगी। मान लो एक बंदा चल रहा है, उसके पीछे रस्सी बंधी हुई है और बंदा मतलब पिलर से बांध दिया अपने आप को, ठीक, और सोच रहा है कि आगे भागूंगा, पिलर अपने आप साथ खींच लेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, रस्सी टूट जाएगी लेकिन पिलर आगे नहीं खींचेगी। ठीक है, तो वही बात हो गई कि एक्सेलरेशन कम भी नहीं हो सकती। अब समझ में आ गया एक्सेलरेशन सेम क्यों होगी। तो हमको अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस तरफ टेंशन लग रहा होगा टी, इस तरफ टेंशन लग रहा होगा टी। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबकी पर्टिकुलर एफबीडी बनानी पड़ेगी, एक टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, एफ बराबर एम का इक्वेशन डालेंगे और सबका हमारा ए निकाल लेंगे। उस किसी से भी ए निकालेंगे ना तो वही सेम ए आ जाएगा। तो मैं एक के लिए आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये 2 वाला कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करो, इसको सिस्टम मान लो। सिस्टम मानने का मतलब क्या, इसको एक ही ब्लॉक मान लो, सिर्फ एक ब्लॉक, यानी कि इसका जितना भी हो रहा होगा ना
उसका फोर्स, एक जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स नेट हम लोग लेंगे, ठीक है, और उसका मासेस को सम कर देंगे। 3 + 4 कितना का मास का हो गया है? 7 kg का हो गया, ठीक है। और ये इस तरफ इसका एफबीडी बना रहे हैं 2 kg ब्लॉक का, इस तरफ टेंशन T लग रही है, इस तरफ फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, और इस तरफ ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये हो जाएगा 100 - T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 2 × a। तो 2 को नीचे लिख लेते हैं और ये इसके बराबर आ गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 2 बनाते हैं, जो कि है वो इससे यूज़ करके बनाएंगे। किससे यूज़ करके बनाएंगे? इससे यूज़ करके बनाएंगे, जो कि ऐसी बनेगी कि मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस F बराबर 100 बराबर 4 × a प्लस 3 × a प्लस 2 × a, जो कि हो जाएगी F बराबर, एक कॉमन ले लेंगे, 4 3 7 8 9 9a। तो 100/9 बराबर a। ये तो ऐसे ही आ गया भाई, खत्म। ऐसे ही बना लो, इससे तो अपने आप बन गई, ठीक है। तो इसमें आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 111.111, ठीक है, खत्म। ये इसी से बन गई, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हाँ, तो अब आपको यहाँ डाउट हो रहा है, तो मैं बताया हूँ कि ये मैं क्यों कर रहा था। अगर टेंशन निकालनी होती ना, देखो अब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू उधर से पता चल गई कि एक्सेलरेशन 100/9 है, यानी कि 11.11.111 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे तो आपको टेंशन मिल जाएगी। तो ये भी तो पूछ सकता है कि इधर पर्टिकुलर टेंशन बता दो कितनी लग रही है, तो ऐसे आप बीडी बनाओगे और उससे आपको टेंशन निकालने आ जाएगी, ठीक है ना। गुड। तो ये था कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, उससे भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ। ये सवाल थोड़ा बहुत फेमस है, बंदर वाला है, कि एक बंदर है, ठीक है, वो रस्सी से ऊपर चढ़ रहा है, पुली लगी हुई है, क्या लगी हुई? पुली लगी हुई है। यहाँ मास रखा हुआ है 10 kg का, ठीक है, और ये मास को कितना फोर्स बंदर लगाएगा, यानी बंदर कितना तेजी से चढ़ेगा कि उसकी जो फोर्स है ना ये इस मास को उठा देगी। यानी कि हमको टेंशन का वो वैल्यू निकालना है जिसमें ये मास उठ जाएगा, टेंशन का वो वैल्यू जिसमें मास उठ जाएगा। इसका मतलब जब जो इसका जो mg फोर्स है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब mg n के बराबर हो जाएगा, या कि मान लो कि mg हल्का सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि इस पे mg क्या लग रहा है 10, g को 10 ले लेते हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है। तो नॉर्मल, अगर यहाँ नॉर्मल नहीं है, मान लो टेंशन अगर 100 के बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ब्लॉक उड़ जाएगा, मतलब 100 से हल्की से भी ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लॉक उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बंदर का जो फोर्स है वो कितना लगे कि ये ब्लॉक उड़ जाए, तो 100 न्यूटन का लगे, यानी कि F बराबर ma। बंदर का मास मैंने 6 लिया है, तो मान लो 6, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, इसका फोर्स कितना लगना चाहिए। तो इधर इसकी mg क्या लग रही होगी, इधर बंदर को इधर बना लेता हूँ मैं, बंदर को मान लीजिए बंदर है, ऐसे एम नहीं था यार, मंकी, ठीक है, मंकी, ठीक है, जिसका नीचे जो mg लग रहा है वो क्या है, वो है 60 न्यूटन का, है ना, 60 न्यूटन का, और वो ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, और उधर तो ऊपर टेंशन भी लग रही होगी, है ना, ऊपर टेंशन भी लग रही होगी। अब हम लोग को इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली ऊपर जाया जा रहा है ना, हाँ ठीक है, तो t - 60 बराबर a में हो जाएगा, जो कि 2 है, t - 60 बराबर 2 × a, और कुछ गड़बड़। तो बंदर का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तो टेंशन की वैल्यू हमने क्या बताई कि टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 100 होनी चाहिए, मतलब 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू को हम लोग 100 रख देते हैं, क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। 100 - 60 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 2 जो मास है उसको नीचे ले आएंगे, यानी कि बंदर की एक्सेलरेशन कम से कम 20 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। समझ रहे हो भाई, तूफान की रफ्तार से जाएगा ना तब ये ब्लॉक उठेगा। इसका वेट बढ़ा देना चाहिए था, इसको भी 10 किलो का कर देते, आसान हो जाता, सही में, है ना, 10 किलो का रख देते तो क्या, मान लो इसको 10 ही किलो का रख दिया, तो यहाँ 10 से डिवाइड कर देता, वो सिर्फ 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाता और ये उड़ जाता। समझ में आ गया ऐसे सवाल कैसे करने हैं, गुड। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में।
अब सूडो फोर्स बता देता हूँ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि एक फोर्स छूट गया था, जैसे मैंने आपको बताया था सूडो फोर्स। क्या था? सूडो फोर्स। देखो तो ये सूडो फोर्स का जो पंगा है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। इसने न्यूटन का लॉ को गड़बड़ा के रख दिया यार। मतलब क्या हुआ ना कि एक जो एक्सेलरेटेड बॉडी होती है ना, जैसे मान लो कि एक लिफ्ट है, ठीक है, और ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो एक वेटिंग मशीन है, वेइंग मशीन, जिसपे हम वजन नापते हैं, और यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, तुम मान लो थे 60 kg के, ठीक है, और लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन जी एम जी नीचे लग रहा है, तो मान लो एक्सेलरेशन एम जी नीचे लग रहा है और ये एक्सेलरेशन ऊपर है, तुम भी तो ऊपर जा रहे हो। इस टाइम क्या होगा मालूम कि तुम्हारा वेट कम दिखाएगा, वेट जो है ना वो डिक्रीज कर जाएगा। मान लो एक्सेलरेशन नीचे आ रही होती तो यहाँ इस केस में तुम्हारा जो वेट है वो इंक्रीज कर जाता, ठीक है। लेकिन यही तो अगर जमीन पे अपना वेट नाप रहे होते हो कोई वेइंग मशीन से, मान लो तुम यहीं पे हो, वहाँ तो 60 kg ही वेट रहता है, यहाँ पे पता चला 40 हो गया, यहाँ पे पता चला 80 हो गया, तो ऐसा नहीं होता ना। ऐसा कभी हो सकता है भाई कि लिफ्ट में जाए तो तुम्हारा वेट अलग हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हारा वेट तो सेम रहेगा ना, लेकिन वहाँ वेइंग मशीन में तो रीडिंग डिफरेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे ना बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ ना कि अब उसको कोई समझा नहीं पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसा कि मैंने पढ़ा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये नहीं पूछना है कि क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अब बस आपको क्या करना है ना कि नीचे की तरफ जो आपका एक्सेलरेशन है वो लगा देना है। क्यों, कैसे, किस लिए, इसका कोई जवाब नहीं, बस लगा देना है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कैसे वो जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। ये ए ऊपर की तरफ लग रही थी तो ए पॉजिटिव होगी, एम जी नीचे की तरफ लग रही थी, वो सब देखो ए ऊपर की तरफ लग रही है ना, एम जी नीचे की तरफ लग रही है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, ए पॉजिटिव हो जाएगी, अब ए ऐड हो जाएगी। अगर ये नीचे जा रही होती तो अब उसको ऊपर की तरफ लगा दे। बस आपको इतना याद रखना है, आप लिफ्ट में बैठे हुए हैं, ये ऊपर जा रही है तो आप एक्सेलरेशन जो सूडो फोर्स वाला एक्सेलरेशन है, जो सूडो फोर्स वाला एफ है, वो आप उसके अपोजिट में लगाओगे। मतलब आप किस तरफ जा रहे हो उसके अपोजिट में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बाय एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। एक जो आपको ग्रेविटेशन खींच रही है और एक जो आपको ऊपर लेके जा रही है, तो एक बराबर क्या हो गया, एम जी प्लस ए। और ये जो होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जी इफेक्टिव। क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि आप लिफ्ट में जब गए ना तो आपके लिए जी की जो वैल्यू थी ना वो चेंज हो गई। बस आपको इतना मान लो ना कि जब आप लिफ्ट में यानी कि कोई भी एक्सेलरेटेड बॉडी में जाते हो, कोई भी बॉडी जो पहले से चल रही होती है और आप उसमें जाके फोर्स का कोई वैल्यू निकालना चाहते हो, टेंशन का वैल्यू निकालना चाहते हो, मास फाइंड करना चाहते हो, तो उसमें पहले आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेंगे, तो मान लो गाड़ी आगे की तरफ जा रही है कोई भी एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, तो आप उसके पीछे अपने आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो उस डायरेक्शन के पीछे उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दोगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन करके फोर्स लगा दोगे। ऐसे ही पर्टिकुलरली इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, एफ बराबर, तो एफ बराबर एम जी माइनस ए हो जाएगा, इस बार जी इफेक्टिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके दोस्त, ठीक है। तो ये था आपका सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। इसमें मैं आपको एक बढ़िया सवाल करके दिखाता हूँ जो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक सवाल ये है कि मान लो कि एक वेज है, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम फाड़ू लेवल का। ये मास एम है, ये थीटा है, और इसको हम क्या कर रहे हैं ना, ये एक्सेलरेशन से करें। मान लो कि ये वेज है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे इंक्लाइन करेंगे तो नीचे गिर जाएगी, है ना। मान लो क्या देखिए ये क्यूब है, ठीक है, मतलब मास एम है, ठीक है, और ये हम लोग का वेज है, क्या है, गिर गया, सॉरी, ये हम लोग का मास एम है। इसको अगर रख रहे हैं तो ये गिर जा रही है ना, गिर जा रही है। लेकिन अगर हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं और इसको ऐसे आगे करके, देखो नहीं गिरी थी ना, देखिए ना, इसको यहाँ पे ऐसे किया और ऐसे आगे करके ले आ रहा हूँ तो नहीं गिरी। मतलब कोई एक एक्सेलरेशन से मैं इसको ऐसे आगे करके लेके आऊँगा, ऐसे आगे करके लेके आऊँगा तो नहीं गिरेगी। तो आपको वही एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड करनी है कि किस एक्सेलरेशन से मैं इस ब्लॉक को ऐसे आगे करके लेके जाऊँगा
क्यों नहीं गिरेगी, ये जो है ना वहाँ से नहीं गिरेगी। तो इसको कैसे फाइंड किया जाए, है ना, इसको कैसे फाइंड किया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये क्या करो, एक नॉर्मल वाली लाइन बना लो, ठीक है। तो इस तरफ नॉर्मल लग रही होगी, ठीक है। एक ये पैरेलल लाइन और बना लेते हैं, ठीक है। तो ये थीटा, ये वाली क्या हो गई 90 माइनस थीटा, एक परपेंडिकुलर और बना लेते हैं, तो ये क्या हो गई थीटा। अभी आपको इतना समझना है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी। कैसे? क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये वाली थीटा अल्टरनेटिव थीटा, ये वाली 90 माइनस थीटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये थीटा। कितना समझ गए? ये रेस करता हूँ, बस आपको याद रखनी है ये वाली थीटा है, ठीक है। तो अब देखो ये थीटा है, ये थीटा है, ये नॉर्मल है। अब ये एक्सेलरेशन ए से आगे जा रही है क्योंकि ब्लॉक नहीं गिर रहा है, ठीक है। इसका मतलब नीचे mg लग रही होगी, ठीक है, और ऊपर नॉर्मल लग रही है। अब मैंने आपको क्या बोला कि आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है। इसका मतलब आप भी आगे जा रहे होगे, इसका मतलब आपको ब्लॉक को अपने अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स देना है। सूडो फोर्स यानी उस तरफ एक्सेलरेशन देना है, ठीक है। तो इस तरफ एक्सेलरेटेड हो जाएगी। किस तरफ एक्सेलरेटेड हो जाएगी? इस तरफ एक्सेलरेटेड हो जाएगी, ठीक है। कितना से? ए से। और फोर्स बराबर क्या होता है? एम ए होता है। इसमें अगर आप ए एक्सेलरेशन से दे रहे हो तो इसके फोर्स क्या लग जाएगी? फोर्स बराबर एम ए लगेगी ना। इधर कॉन्सेप्ट क्लियर? इधर नीचे एम जी लग रही है। अब आपको क्या करना है, ना तो आपको एम जी को तोड़ना है, ना तो आपको एफ को तोड़ना है। देखो सीधा बात यह है कि जो कंपोनेंट तोड़ना है, तो क्यों कंपोनेंट तोड़ना है भाई? बहुत कोई क्या करेगा, यहाँ एम जी तोड़ देगा, यहाँ एफ को तोड़, क्यों तोड़ना ही क्यों? नहीं तोड़ना है। देखिए इस पर्टिकुलर केस में आपको इसको नहीं तोड़ना, इसमें आपको नॉर्मल को तोड़ना है, ठीक है ना। आप नॉर्मल को तोड़िए, थीटा है तो नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा एन सी थीटा यानी कॉस थीटा, और इस तरफ हो जाएगा एन एस थीटा। देखो अब हो गए ना भाई बैलेंस। चार तरफ डायरेक्शन में चार फोर्स लग रही है, इस तरफ लग रही है। अगर इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, सॉरी हल्का सा इसको घुमा देते हैं। चार डायरेक्शन में चार फोर्स लग रही है और एक क्यूबिक है, ठीक है। ऐसे लग रही है ना, उस तरफ फिर से बना दिया, ऐसे लग रही है, ऐसे, हाँ ऐसे लग रही है ना। इधर लग रही है एन एस थीटा और इधर लग रही है एम, इधर लग रही है एन सी थीटा, इधर लग रही है एम जी, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पे, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दायां वाला फोर्स बराबर बायां वाला फोर्स, ठीक है। यानी एस एम एस थीटा यानी एन साइन थीटा बराबर एम ए है और एन सी थीटा बराबर एम जी है, ठीक है। इसी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो एन एन कैंसल आउट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा, और बराबर ए बाई जी आ गया क्योंकि इसमें मास का लिया, ठीक है। तो हम लोग का tan थीटा बराबर क्या आ गया? ए बाई जी। अब देखो आपको यहाँ से तो दिख ही गया होगा कि जो हम लोग का एक्सेलरेशन है वो बराबर आ जाएगा जी टी थीटा यानी जी tan थीटा के बराबर। तो आप ये रिजल्ट डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि ए बराबर जी tan थीटा होता है एक्सेलरेटेड बॉडी में, ठीक है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, होप यू अंडरस्टैंड इट। और इसको याद रखो भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका वो खत्म हो जाता है सूडो फोर्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इसी से बन जाएंगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे पुले वाला क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। उसका मैं बताता हूँ एक बढ़िया क्वेश्चन। देखो वही जो कंस्ट्रेंट रोप पे क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कंस्ट्रेंट रोप का क्या था कि टी एक्स बाय मतलब टी एक्स बाय ए एक्स, जितना भी है ए एन, जितना भी हम प्लस करते हो लास्ट में जीरो आ जाता है। यहाँ पे ए की जगह आप ए भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब रस्सी कितना डिस्प्लेस कर रही है या रस्सी कितना वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी एक्सेलरेशन 4 है, इसका कोई मास है, इसकी एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड करनी है, इसकी एक्सेलरेशन 2 दी हुई है, ठीक है। मान लीजिए टी है, ये टी है, ये टी है, ये भी टी हो जाएगी, ये 2t हो जाएगी, ठीक है। ये टी है, टी ए वन प्लस ये 2t है, 2t ए थ्री प्लस, ठीक है, A2 है और ये T है, T A2 बराबर 0 हो जाएगा। पहला तो हम लोग को T का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कैंसिल, वो सब सेलेक्ट होकर उधर कैंसिल हो जाएगा कॉमन होकर, ठीक है। A1 की वैल्यू 4 है प्लस 2 A3 हम लोग को निकालनी है प्लस, अरे ये नीचे से है, किसकी डायरेक्शन नीचे है ना, देखो उसकी डायरेक्शन नीचे है यानी नेगेटिव साइन, और ये A2 2 के बराबर है यानी 2 के बराबर ये 0 हो जाएगी। 4 - 2 2,
यानी कि 283 बराबर 2 उधर चल जाएगा, तो 283 बराबर -2 हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा उधर, 2 कट जाएगा, A3 बराबर -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि -1 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी। तो यही थी क्वेश्चन, यहाँ पे आपका रोड कंस्ट्रेंट खत्म हो जाता है। बस आपको इसमें अल्टीमेटली याद क्या रखना है कि जो Tx1 प्लस Tx2 प्लस Tx3 डॉट 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 Txn जो होता है वो 0 होता है, या इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग और लिख देंगे Tv1 प्लस Tv2 प्लस Tv3 डॉट 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 Tvn बराबर 0 होता है। इसी के जैसे एक और बार डबल डिफरेंशिएट करके उसको, तो Ta1 प्लस Ta2 प्लस Ta3 डॉट 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 Tn तक सम करेंगे तो उसका 0 आएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आप अप्लाई करोगे तो आपका आंसर अल्टीमेटली आ ही जाएगा। ऐसे आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, आपको ये अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं वेज कंस्ट्रेंट में, जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है, और हम लोग का एनएलएम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है ना, तो बताता हूँ आपको। चलिए, आपका लास्ट टॉपिक है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट का मतलब देखिए, ये सपोर्टर्स है और एक रॉड है और एक वेज है। ठीक है, जो कि है मास m का। ठीक, ये आगे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन a से, है ना। आपको बताते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, नहीं तो इसका मास मतलब कोई भी एक अननोन वेरिएबल होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो मैं बता रहा हूँ इसके लिए आप इक्वेशन कैसे बनाओगे। ठीक है ना, पहले देखिए ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो नॉर्मल है ना, ये वाली लाइन खींचना। तो इसका मतलब इस वेज और इस वेज और ये रॉड के बीच में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, है ना, इस तरफ लग रहा होगा। तो आपको इसी के तरफ इसका एक्सेलरेशन जो इस तरफ जा रहा है ना, इसका कंपोनेंट, और इसका एक्सेलरेशन जो उस तरफ जा रहा है इसका कंपोनेंट, मान इसको a मान लेते हैं, इसको a0 मान लेते हैं, a0 का कंपोनेंट ले लेना है। ठीक है, तो जैसे कि एक थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा a cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा। इस तरफ दोनों यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, जैसे मान लो ऐसे बना हुआ है ना, इस तरफ क्या है a है, इस तरफ है a0। ठीक है, और ये है हमारा थीटा। तो a0 का क्या हो जाएगा, a0 c थीटा, यानी कि a0 cos थीटा। तो इसका कंपोनेंट इस तरफ लेंगे तो 90 माइनस थीटा है, तो cos थीटा लेंगे तो sin थीटा में चेंज हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ a sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और बाकी एक का एक कंपोनेंट यहाँ, तो दूसरा कंपोनेंट यहाँ, इसका एक कंपोनेंट यहाँ, दूसरा कंपोनेंट यहाँ। ठीक है, तो एक तो इसका जो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a sin cos थीटा क्या है, a डॉट sin थीटा, मतलब जो इधर आएगा यहाँ आएगा, और इसका जो उधर जाएगा इधर जाएगा, a0 sin थीटा बराबर a cos थीटा हो जाएगा, पहला इक्वेशन। और दूसरा हो जाएगा नॉर्मल बराबर a0 cos थीटा प्लस a sin थीटा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, a0 ये है जो है ना, ये इसका एक्सेलरेशन है पोल का, और ये a sin थीटा रॉड का, मतलब a sin थीटा है वो है वेज का एक्सेलरेशन। बस ये दो इक्वेशंस हैं और इनसे आपका सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा। गुड टू गो। अब आप बुक्स के सवाल लगा सकते हो, एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी आएगी जिसमें हम इन सारे टॉपिक्स पे एक क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। ये है दो इक्वेशन जो आपको अल्टीमेटली याद करके रखनी है, या आप इसे निकाल भी सकते हो। अगर आप भूल जाते हो तो 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना कि हम लोग को क्या करना है। नॉर्मल की तरफ हम लोग के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकालने हैं और बाकी दो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे जो कि एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, और ये n बराबर ये दोनों का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट के बराबर होगा। बस आपको याद रखना है दोनों का सम के बराबर होगा। सो एनएलएम यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।